यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप सर अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं। एंड सर जो लास्ट 2 लेक्चर मैंने अमेंडमेंट के आपको रिकॉर्ड करके दिए वो आपने कवर कर लिए होंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। हाँ साहब, अब अमेंडमेंट की टेंशन नहीं। तो आओ सर बचे हुए अमेंडमेंट भी देख लेते हैं। सर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या हुए, कोई खास नहीं है सर, आगे भी कोई टफ अमेंडमेंट नहीं है। और सर वैसे भी जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिसने प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करी हुई है, उसको तो कभी दिक्कत ऐसे भी नहीं आती बच्चों। आइए सरकार हम बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की। सर ई वे बिल में एक अमेंडमेंट हुआ छोटा सा सर, कोई खास नहीं है, कोई टफ नहीं है। अच्छा, हमने पढ़ा था रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 14 में कि देयर आर सम केसेस जहां पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें फर्स्ट पॉइंट था गुड्स विच आर मेंशन्ड इन अनेक्सर। तो जो अनेक्सर में गुड्स मेंशन्ड है उसमें ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है, भले ही मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? तो इन गुड्स में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें पॉइंट नंबर 5 ने पढ़ा था, पढ़िए इसको ध्यान से, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स। मतलब ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी वगैरह के केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो ऐसे केस में अगर वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? बाकी अदर नॉर्मल जो ज्वेलरी होती है, अच्छा इमिटेशन ज्वेलरी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी सर। अच्छा, जो ओरिजिनल ज्वेलरी होती है साहब, सिंस वो महंगी होती है, प्रीशियस होती है साहब, वहां पे सर बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत सिक्योरली उसको एंड बहुत सीक्रेटली उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, इसलिए वहां ई वे बिल की जरूरत नहीं होती। पर इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये कोई ऐसा कोई प्रीशियस चीज तो है नहीं सर, इसलिए इस केस में अमेंडमेंट करके बोल दिया कि नहीं, अगर इमिटेशन ज्वेलरी का आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? डन, बस और कोई अमेंडमेंट नहीं साहब। आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर, अमेंडमेंट नहीं है, डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन नंबर 73, 74, 75। यहां पे एक सर्कुलर इश्यू हुआ है। अच्छा, जिसने अपना सर आपने जिसने 73, 74, 75 ढंग से पढ़ा हुआ है, जैसे हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ, उनको तो सर्कुलर अपने आप वैसे भी समझ में आ जाएगा। और सर इस सर्कुलर को बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी इंटरप्रेशन आता है, पर मैं आपको वापस से और अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं बच्चों। आइए clarification with regard to applicability of provisions of section number 75 subsection 2 and its effect on limitation। सर मैं तुम्हें समझाता हूं प्रोविजन क्या कहना चाह रहा है। सरकार पहले चीजों समझ लो सर, सर्कुलर कोई अमेंडमेंट तो है नहीं बेटा, मतलब जो प्रोविजन आपने पढ़े हुए हैं उसी की बेस पे कोई क्वेश्चन आया और उसको क्लेरिफाई किया डिपार्टमेंट ने। सर मैं आपके सामने पहले प्रोविजंस रिपीट करता हूं कि किन प्रोविजंस के बेस पे सर्कुलर आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 73 लगता है कब? अच्छा 73 हो या 74 हो, कब लगता है मालिक? आपने जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर रहा हूं सो दैट ये सर्कुलर अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाए। सरकार 73, 74 कब लगता है? शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड। शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड के केस में 73 और 74 लगता है। 73 लगता है अदर देन द फ्रॉड केसेस, और 74 लगता है केसेस वेयर फ्रॉड, suppression of fact, misrepresentation of the fact with the intention to evade payment of tax is involved। जहां पे intention fraudulent है वहां पे सेक्शन नंबर 74 लगता है, और जहां पर मिस्टेक वाला केस है, जहां intention fraudulent नहीं पर हाँ टैक्स कम पे हुआ है, शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड है, पर वो इंटेंशन टैक्स इवेजन का नहीं था, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट नहीं है, तो वो केस जाते हैं 73 में सर। ओके सर, ये आपको ऑलरेडी आता है। अच्छा 73 के केस में शोकोज नोटिस सर्व करने का टाइम लिमिट कितना है बच्चा? सर सॉरी चलो मैं यही बताता हूं आपको। 73 के केस में शोकोज नोटिस, हाँ जी हाँ, पूरा आप ध्यान इधर। 73 के केस में शोकोज नोटिस सर्व करने का टाइम कितना है? 2 ईयर 9 मंथ सर, और ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है? 3 ईयर्स। अच्छा 3 ईयर्स कब से, या 2 ईयर्स 9 मंथ कब से? जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो मैटर है, जिसमें शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट वगैरह हुआ है, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है, वहां से 3 ईयर्स या वहां से 2 ईयर्स 9 मंथ। और एरोनियस रिफंड के केस में जब एरोनियस रिफंड मिला वहां से 2 ईयर्स 9 मंथ या 3 ईयर्स। क्लियर? ये होता है किसके केस में? 73 के केस में। 74 के केस में सिंस वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, वहां टाइम लिमिट
एक्सटेंड किया हुआ टाइम लिमिट बढ़ाया हुआ डिपार्टमेंट ने, 5 years का टाइम दिया है टू सर्व दी ऑर्डर, और शोकोस नोटिस सर्व करने का टाइम कितना है? 4 year 6 month 4 साल 6 महीने का वक्त है किसके लिए? शोकोस नोटिस सर्व करने के लिए, और 5 साल का टाइम है किसके लिए? ऑर्डर सर्व करने के लिए। अच्छा, ये कब से बेटा? वही ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और एनुअल रिफंड के केस में जब रिफंड मिला है वहां से 4 साल 6 महीने या 5 साल का टाइम काउंट करेंगे। क्लियर? ये आपको ऑलरेडी जो आता है वो मैंने बताया आपको। ओके सर, अब बात आती है क्या, मान लो, सुनना बात को ध्यान से बच्चों, कुछ नहीं रिवीजन चल रहा है, आपको ऑलरेडी आता है, और नहीं भी आता हो, नहीं भी याद आ रहा तो ध्यान से सुनिए, आपको पूरा आ जाएगा, मैं पूरा ही पढ़ा रहा सर आपको। सर अब मान लो डिपार्टमेंट ने कभी आपको शोकोस नोटिस सर्व किया, डिपार्टमेंट ने आपको ऑर्डर पास कर दिया और बोल दिया क्या? आपने तो फ्रॉड किया था, योर इंटेंशन वाज टू इवेड द टैक्स, और डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया सर अंडर सेक्शन नंबर 74। आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, आरसीसी ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, और अपील फाइल करने के बाद अपीलेट अथॉरिटी ने या ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई साहब नो डाउट शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड जो भी है वो हुआ है, पर फ्रॉड नहीं था। द इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स इज मिसिंग। सो इस केस में सेक्शन नंबर 74 मत लगाइए, हाँ 73 लगेगा, पर 74 नहीं लगेगा। मान लो एसएससी ये केस जीत गया जिसके अंदर उसने प्रूव कर दिया कि मैटर फ्रॉड का नहीं था। अब ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी ने या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को, कि भाई साहब ये सेक्शन नंबर 75 में लिखा हुआ है कि सच ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी विल गिव डायरेक्शन टू दी प्रॉपर ऑफिसर टू सर्व अनदर ऑर्डर considering the fact that this is not the case of fraud। और ऐसे केस में 74 नहीं लगेगा, 73 लगेगा, और 73 के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर ऑफिसर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी रीडिटरमाइन करेगा। क्लियर? ये हमने जो पढ़ा हुआ था वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब सर क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया इस सर्कुलर के अंदर सर कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सर्व द ऑर्डर। मतलब अब साहब 75 सेक्शन नंबर 75 में लिखा कि अगर कभी ये डिसाइड हो गया कि फ्रॉड नहीं था, मिस्टेक था, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर वो अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी रीडिटरमाइन करेगा। तो वो रीडिटरमाइन करने का टाइम लिमिट कितना है बच्चों? तो 75 में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 75 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि जिस दिन उस अपीलेट ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिया उस प्रॉपर ऑफिसर को कि भाई साहब ये मैटर फ्रॉड का नहीं है, ये मैटर मिस्टेक वाला है, 73 में कवर होगा, ये 74 में कवर नहीं होगा, तो जिस दिन वो डायरेक्शन रिसीव हुई है प्रॉपर ऑफिसर को, वहां से 2 साल के अंदर, वहां से 2 years के अंदर दैट प्रॉपर ऑफिसर विल रीडिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का अमाउंट एज पर सेक्शन नंबर 73। और 73 के अकॉर्डिंग वो टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, पेनल्टी का अमाउंट रीडिटरमाइन करेगा, रिकैलकुलेट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर पास करेगा कि इतना एसएससी को पे करना है। क्लियर? ये फर्स्ट इश्यू था इस सर्कुलर के अंदर कि साहब कितने टाइम के अंदर वो रीडिटरमाइन करके नया ऑर्डर पास करेगा ऑफिसर। ये साहब 2 साल। 2 साल कब से? जिस दिन उस अपीलेट ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिया प्रॉपर ऑफिसर को कि भाई साहब ये मैटर फ्रॉड का नहीं है, मिस्टेक का है, और इसका रिवाइज ऑर्डर पास करिए, इसका नया ऑर्डर पास करिए, हैविंग रिगार्ड टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 73। क्लियर? तो 2 साल का टाइम हो गया जिस दिन डायरेक्शन नहीं, वहां से एक मैटर खत्म, एक इश्यू खत्म। सेकेंड इश्यू, अब यहां पर अब ऑर्डर जो पास होगा सेक्शन नंबर 73 के हिसाब से होगा, तो 73 के हिसाब से अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी कितना निकलेगा, कैसे रिकैलकुलेट करेगा, व्हाट विल बी द सर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। क्योंकि ऑर्डर जो पास हुआ था वो ओरिजिनली सेक्शन नंबर 74 के अकॉर्डिंग पास हुआ, अब ऑर्डर को पास करना है इस पर सेक्शन नंबर 73 उसी ऑर्डर को। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन कि टैक्स कितना लेंगे साहब, क्योंकि जो टैक्स का अमाउंट आएगा उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और जो टैक्स का अमाउंट आएगा उसी का एक परसेंटेज पेनल्टी का अमाउंट होता है बच्चा, है ना। क्योंकि सर सेक्शन नंबर 74 में फ्रॉड के केस में 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द पेनल्टी, इधर सर 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट इज द और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर इज द पेनल्टी का अमाउंट 73 में सर। तो पेनल्टी का अमाउंट भी टैक्स का अमाउंट पे डिपेंड करता है साहब। तो सर टैक्स का अमाउंट कितना निकलेगा, कैसे रिटर्नमेंट होगा, तो सबसे पहली बात सर हमको देखना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब कितने टाइम में ऑर्डर पास कर सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 73। तो सर सेक्शन नंबर 73 के केस में ऑर्डर कैन बी पास्ड ओनली विद इन 3 years, जो हमने पढ़ा अभी।
फ्रॉड के केस में 5 साल का वक्त था, मिस्टेक के केस में 3 साल का वक्त ही है। शोकॉज नोटिस सर्व करने का टाइम 2 साल 9 महीने ही था, इधर 4 साल 6 महीने था फ्रॉड के केस में सर। तो सर अब ये देखा जाएगा कि जो ओरिजिनली डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस सर्व किया था, उस शोकॉज नोटिस में कौन सा फाइनेंशियल ईयर कवर था। एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, मान लो शोकॉज नोटिस सर्व हुआ 14 Feb 2023 को सर, 14 फरवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस की ऐसा कार्यक्रम क्यों हो रहा है साहब, शोकॉज नोटिस सर्व हो गया। अब इसमें जो फाइनेंशियल ईयर कवर था वो कौन सा फाइनेंशियल कवर था सर, इस शोकॉज नोटिस के केस में। तो सर देखना ध्यान से, मैं एग्जांपल यहां बना लेता हूं आपके लिए सर। मान लो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कोई टैक्स, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड वाला मैटर था। अब सर मान लो शॉर्ट पेमेंट का केस था या नॉन पेमेंट का टैक्स केस था बेटा। इसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या था बेटा, 31 दिसंबर 2020, सॉरी 19, 31 दिसंबर 2019 इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। में मान रहा हूं एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था, यही था सर। ओके सर मालिक। अब यहां से अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 74 की, तो कब तक शोकॉज नोटिस सर्व हो सकता है, तो यहां से 4 साल 6 महीने। 4 साल कब खत्म होंगे सर, 31 दिसंबर 20, 21, 22, 23, हाँ है ना मालिक। और सर 24 के 6 मंथ मतलब अप टू 30 जून 2024 तक। सर 30 जून 2024 तक शोकॉज नोटिस कैन बी सर्व्ड एंड ऑर्डर कैन बी सर्व्ड अप टू 31 दिसंबर 2024। दिस इज द लास्ट डेट जब ऑर्डर इश्यू हो सकता है उस फाइनेंशियल से रिलेटेड जो फाइनेंशियल 18-19 था बेटा अंडर सेक्शन 74। पर अगर यही बात करें हम 73 की, तो 73 के केस में शोकॉज नोटिस कब तक सर्व हो सकता है साहब, 73 के केस में 2 years 9 months। अब सर 31 दिसंबर 2019 इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। यहां से 2 year 9 month मतलब 2020, 31 दिसंबर 2020 1 साल, 21 2 साल एंड 22 का 30 सितंबर 2022 इज द लास्ट डेट। 30 सितंबर 2022 इज द लास्ट डेट जब शोकॉज नोटिस सर्व हो सकता है अंडर सेक्शन 73। एंड सर ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है बेटा, 31 दिसंबर 2022 इज द लास्ट डेट जब तक ऑर्डर पास हो सकता है अंडर सेक्शन 73। अब सर मैंने जो एग्जांपल अभी आपके लिए लिया सर, मैटर था फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, जिसका सेक्शन नंबर 74 के केस में शोकॉज सर्व हुआ था कब, 14 Feb 2023 को सर एक्चुअली इश्यू हुआ था शोकॉज नोटिस। और ध्यान रखना ये जो मैं प्रोविजन आपको पढ़ा रहा हूं ये मान के रखना कि मेरे को ऐसा लगता है, उम्मीद है सर नवंबर 2023 में ये सीए फाइल में आना चाहिए। क्लियर, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आया ना आए मुझे नहीं पता सर। क्लियर, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत काम का केस है बेटा ये। ओके, वैसे अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ होगा ये पॉइंट, पर फिर भी देखिए ध्यान से। सर शोकॉज नोटिस सर्व हुआ था कब, 14 Feb 2023 को अंडर सेक्शन 74। जब सर ऑर्डर पास हो गया था इसका, इस मैटर पर ऑर्डर ऑलरेडी पास हो गया। अब ऑर्डर जो पास हो गया उसके अगेंस्ट असिस्ट ने अपील फाइल कर दी। अपील में अपीलेट अथॉरिटी ने या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड किया कि मैटर फ्रॉड का नहीं था। हाँ नो डाउट शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी हुआ है, पर इट इज मैटर अदर देन फ्रॉड। तो यहां पर सेक्शन में 73 लगा जाएगा। अब 73 अगर लगा जाएगा तो सर पॉइंट आता है क्या, जिस दिन वो डायरेक्शन इशू हुआ उसके 2 साल में डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा, अग्रीड। पर सर वो कौन से अमाउंट के लिए, कितने अमाउंट के लिए ऑर्डर पास करेगा। इशू नंबर 2 क्या था, कितना अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि सर शोकॉज नोटिस सर्व हुआ था कब, 14 Feb 23 को। अगर सेक्शन नंबर 73 की बात करें तो 73 का शोकॉज नोटिस सर्व करने का टाइम लिमिट ही एक्सपायर हो चुका है कब, 30 सितंबर 2022 को।
मतलब ये हो गया कि 14 फेब 2023 को जो शो को उन्होंने सर्व किया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, दैट इज टाइम बार्ड एज पर सेक्शन नंबर 73. इट इज टाइम बार्ड एज पर सेक्शन नंबर 73. मतलब अब इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने इस एग्जांपल में बात करी है, यहां पर 73 के केस में अगर शो को सर्व करने का टाइम था तो वो था 30 सितंबर 22, और एक्चुअली शो को नोटिस सर्व हुआ था कब? 14 फेब 23. तो मतलब वो शो को नोटिस ही टाइम बार हो गया, मतलब 80 से पूरा ही केस जीत गया. अब जब टैक्स ही नहीं पे करना उसको, मैं फाइनेंशियल 18-19 की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल 18-19 का उसको टैक्स की लायबिलिटी आ ही नहीं सकती, शो को नोटिस सर्व हो ही नहीं सकता उसको 30 सितंबर 2022 के बाद में. और ये एक्चुअली इशू किया कब? 14 फेब 23 को. तो सर ऐसे केस में वो शोकोस नोटिस ही टाइम बार हो गया. अब शोकोस नोटिस ही टाइम बार हो गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी डिमांड. मैटर ऐसे ही पूरा जीत गया. टैक्स भी पे नहीं करना, इंटरेस्ट तो बात ही नहीं आएगी साहब, और पेनल्टी की बात भी नहीं आएगी. पूरा मैटर क्लोज, खत्म. क्लियर? ये एग्जांपल नंबर 1. अब मान लो यही केस होता किसका? यही केस होता फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का. क्लियर? यहां पे भी शॉर्ट पेमेंट था. मान लो इसी एग्जांपल को हम चेंज कर रहे हैं और 19-20 फाइनेंशियल ईयर अगर होता तो इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न होता क्या? 31 दिसंबर 2020. अब 31 दिसंबर 2020 से शो को नोटिस सर्व करने का टाइम लिमिट देखें अगर हम फ्रॉड के केस में, तो होता क्या? 30 जून 25. इधर होता क्या? 31 दिसंबर 2025. यहां पे होता क्या? 30 सितंबर 23. यहां पे होता 31 दिसंबर 23. ये ऑर्डर पर सर्व करने का टाइम लिमिट हो गया अंडर सेक्शन में 73 एंड 74. अब सरकार एक्चुअली शो को सर्व हुआ था कब? मान लो 14 फेब 23 को ही बचा. क्लियर? अब सर मैटर सर जो ऑर्डर पास हुआ वो 74 के लिए पास हुआ, पर सर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने या अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि नहीं साहब, मैटर फ्रॉड का नहीं है, मैटर तो मिस्टेक का है. तो अकॉर्डिंगली आप 73 के अकॉर्डिंग शो को सर ट्रीट करे एंड अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर को पास करे एंड सर अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रीडिटरमाइन करे. तो अब ऐसे केस में सर कैसे कैलकुलेट होगा अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी? तो सर सिंस मैटर इन्वॉल्व था 1920 फाइनेंशियल ईयर का, और 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न था क्या? 31 दिसंबर 2020. तो ऐसे केस में शो को नोटिस सर्व करने का टाइम लिमिट कितना बचा लास्ट? 30 सितंबर 23. और सर शो को सर्व हो गया था कब? 14 फेब 23 को. क्लियर? और मान लो ऑर्डर भी पास हो गया था इसका कब साहब? 25 अगस्त 23 को. मतलब शो को नोटिस सर्व हुआ था कब? 14 फेब को, विच इज विद इन द टाइम लिमिट रिक्वायर्ड फॉर issuance of show cause notice under section 73 which is 30th September 23. तो 30th September 23 के अंदर से पहले शो cause notice सर्व हो गया, मतलब शो cause notice वैलिड था. प्लस 31 दिसंबर 23 उससे पहले ऑर्डर पास हो गया, मतलब ऑर्डर जो पास हुआ वो वैलिड था, विद इन द टाइम लिमिट था, वो टाइम बार नहीं हुआ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्रॉस नहीं हुई है. अब ऐसे केस में अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्रॉस नहीं हुआ है, अगर ऑर्डर टाइम बार नहीं हुआ, अगर शो कोस नोटिस टाइम बार नहीं हुआ, तो वो जो शो कोस नोटिस सर्व हुआ था अंडर सेक्शन 74, वहां पे अमाउंट ऑफ टैक्स 73 के हिसाब से रिकैलकुलेट किया जाएगा. एंड सिंस फाइनेंशियल 1920 के लिए वो शो कोस नोटिस अगर 73 के लिए इश्यू हुआ भी होता तो वैलिड शो कोस नोटिस है, वो टाइम बार नहीं हुआ. इसलिए सर जो 1920 फाइनेंशियल ईयर का शो कोस के लिए जो अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी वाला अमाउंट था, दैट विल बी रिकैलकुलेटेड यूजिंग सेक्शन नंबर 73. मतलब वहां पे जो टैक्स अमाउंट था वो पूरा लेंगे बेटा, उस टैक्स पे जो इंटरेस्ट बनता है वो लेंगे, प्लस 73 के हिसाब से पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर. इस तरह से अमाउंट रीडिटरमाइन होगा 1920 अगर फाइनेंशियल होता तो. और अगर यही फाइनेंशियल 18-19 था तो अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जीरो, पूरा नोटिस टाइम बार हो गया था सर. क्लियर? डन. और थर्ड केस, अगर ये मैटर में मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर होते हैं बेटा, जैसे 18-19 भी होता है, 19-20 भी होता, मान लो हो सकता है ना सर, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स कैन बी टेकन इन अ सिंगल शो कोस नोटिस. मान लो 14 फेब 23 को पता पड़ा कि लास्ट 3-4 साल से गड़बड़ कर रहा है साहब, या मेरे इस एग्जांपल में ले लो 18-19 प्लस 19-20 दोनों में गड़बड़ थी ये वाली. डिपार्टमेंट ने 74 का शो कोस दे दिया कब? 14 फेब को. ऑर्डर पास कर दिया कब? 25 अगस्त 25 अगस्त 23 को. अब साहब डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया, असिस्ट ने अपील फाइल करी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि मैटर फ्रॉड का नहीं था, मिस्टेक का था, 73 लगा के अमाउंट को रीडिटरमाइन करो. तो सर जिस दिन वो डायरेक्शन आया उसके 2 साल में वो ऑर्डर
पास करेगा अमाउंट रिडिटरमाइन करके। अब सर वो अमाउंट रिडिटरमाइन होगा वो एज पर सेक्शन नंबर 73 होगा। अब 73 के हिसाब से अगर शो कोज नोटिस सर होता 14 Feb 2023 को शो कोज नोटिस सर हुआ, अगर इसको हम 73 का शो कोज नोटिस मानेंगे तो इट इज टाइम बार फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, बट इट इज नॉट टाइम बार फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो 18-19 का जो अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड, नॉन पेड, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी वाला था उसको इग्नोर करेंगे सर, क्योंकि उस ईयर के लिए ये शो कोज नोटिस टाइम बार हो गया। एंड दिस शो कोज नोटिस विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज इशूड ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, और अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ टैक्स निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट विल बी डिटरमाइंड। एंड भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और इसी के साथ ये सर्कुलर खत्म होता है। अब शायद मजा आ गया सर आपको पॉइंट में, क्लियर। अच्छा, यही अगर एरोनियस रिफंड का मैटर होता तो एरोनियस रिफंड के केस में जिस दिन रिफंड मिला है एरोनियस, वहां से 4 साल 6 महीने या वहां से 5 साल काउंट करते हैं, और जिस दिन एरोनियस रिफंड मिला 73 का केस था तो वहां से उसका फाइनेंशियल ईयर क्या था मतलब नहीं, जिस दिन एरोनियस रिफंड मिला वहां से 2 साल 9 महीने, और वहां से 3 साल का टाइम मिलता है ऑर्डर सर्व करने का। हाँ है ना, मिस्टेक के केस में 73 के केस में बच्चों वहां पे एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट नहीं लिखते बच्चों, क्लियर, समझे मेरी बात, डन। तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम लिमिट देख लीजिएगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों एरोनियस रिफंड के केस में बेटा, क्लियर। अदरवाइज मैटर पूरा आपको समझ में आ गया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट माहौल के साथ सर, क्लियर, डन, ओके। माहौल सर ये पूरा सर्कुलर खत्म होता है। अब विद एग्जांपल शायद पूरा फिट हो गया। आप चाहे तो प्लीज इसका आपको आपकी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, या आई मीन नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा, सो दैट ये आपके हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम पे बेटा, ओके, क्लियर, ठीक सर। अच्छा, एक काम और करना आप, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग थे तो ये एक काम करो आप ये 2 लाइन काट देंगे चल जाएगा बेटा, ठीक है। प्रोविजन में पढ़ा चुका हूं, ये 2 लाइन आप काट दीजिए चलेगा सर, ठीक है मालिक। या मैंने नोट्स का पेज नंबर 486 जो मैंने आपको दिया है उसमें यहाँ पे 2 लाइन काट देना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिस हो गए, उसकी वजह से प्रोविजन एक लाइन एक्चुअली टाइपिंग वालों से मिस हो गई, पर हाँ ये प्रोविजन रिपीट किया था, प्रोविजन ऑलरेडी यहाँ लिखे है सर, कोई बात नहीं, और मैंने समझा दिया आपको बेटा, ओके मालिक, गलत नहीं लिखा है, कुछ वर्ड्स मिसिंग है इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ये काट दोगे हो जाएगा काम आपका, क्लियर। चलिए सरकार, आओ बच्चों अगले अमेंडमेंट पर पढ़ते हैं। अगेन कह रहा हूं अगला अमेंडमेंट नहीं है, केवल एक सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन है सर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब मान लो कोई कंपनी है, कोई एक्सवाइजेड पर्सन है साहब, जिसका जीएसटी का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का अमाउंट ड्यू चल रहा है साहब, क्लियर। अब साहब वो कंपनी या वो पर्सन सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में चला गया, सीआईआरपी प्रोसेस उसके अगेंस्ट चालू हो गई सर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस उसके अगेंस्ट चालू हो गया, आईआरपीआर आरपी अपॉइंट हो गया साहब, क्लियर। तो सर एक सर्कुलर इशू हुआ था जिसके अंदर बोला था क्या, अगर डिपार्टमेंट का कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जीएसटी वाला अगर पेंडिंग है तो सर अगर कोई पर्सन सीआईआरपी प्रोसेस में चला गया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस में चला गया, तो उस पर कोई भी कोएर्सिव एक्शन डिपार्टमेंट नहीं ले सकता। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके लिए सर्कुलर है कि डिपार्टमेंट करना क्या साहब, अब वो अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी बाकी, और कंपनी तो सर बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया सर उसने, तो अब हमारा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का क्या होगा, उसकी रिकवरी का क्या होगा, उसके लिए बोला साहब उस कंपनी में कोई आप कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते। अब क्या करना होगा, आगे की स्टेप क्या है, तो उसके लिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया डिपार्टमेंट को और बोला क्या, चिंता मत करो ऑफिसर, सबसे पहले अगर आपका कोई ड्यू बाकी होता है, डिपार्टमेंट का अगर कोई ड्यूज पेंडिंग है, तो सच ड्यूज आर कॉल्ड ऑपरेशनल डेट अंडर जीएसटी, अंडर आईबीसी। अब वो ऑपरेशनल डेट को रिकवर करने के लिए आपको एनसीएलटी में अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर एनसीएलटी में अप्लाई करेगा कि साहब हमारा ये ड्यूज बाकी है, क्लियर। अब उसने क्लेम फाइल कर दिया अंडर एनसीएलटी, अब क्या होगा साहब, एनसीएलटी केस डिसाइड करेगा, एंड सर सीआईआरपी का जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट फाइनलाइज होता है कि कितना अमाउंट किसको मिलेगा, होता ना सर प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जैसे उस कंपनी का सब मिला के ड्यूज हो गया कितना 10 करोड़ का, और कंपनी के सारे असेट वगैरह सब कुछ मिला के हो गए कितने 6 करोड़ के हिसाब, तो ऐसे केस में अमाउंट अपोर्शन होता है सर, ये आपने आईबीसी में पढ़ा होगा। अगर अमाउंट अपोर्शन हो रहा है तो कितना अमाउंट अब डिपार्टमेंट को मिलेगा, तो ऐसे केस में यहां पर इस सर्कुलर ने बोला कैसे रिकवरी होगी सर, सबसे पहली बात इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ये बोला हुआ है कि ऐसे केस में जब
एनसीएलटी उस केस को फाइनलाइज करेगा। अब अगर मान लो पूरा का पूरा अमाउंट डिपार्टमेंट को मिलने वाला है, अगर मान लो एसएससी का जो असेट्स है वो ज्यादा है और उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो बहुत कम है, तो पूरा डिपार्टमेंट को टैक्स मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं सर, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कोई तकलीफ नहीं। पर अगर अमाउंट कम हो गया, अमाउंट अगर कम हो गया, जैसे डिपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए मांगता है, अब उसको रिकवरी जो होने वाला है वो केवल 60 लाख ही होने वाला है, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए? सर आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी, प्रोसीजर क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा ऑफ सच ड्यूज, वो क्या होगा, उसके लिए सर्कुलर इशू क्या और बोला क्या, एज पर सेक्शन नंबर 84, अगर कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सीजीएसटी एक्ट आर रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी अपील, रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग में ये प्रोसीडिंग आती है बेटा, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गवर्नमेंट ड्यूज। तो ऐसे केस में आपको पता है ना सर, सेक्शन नंबर 84 में बोला क्या, अगर कोई भी मैटर पे, अगर रिकवरी का मैटर चल रहा है किसी एसएससी के अगेंस्ट और वहां पे मैटर अपील में चला जाता है या रिवीजन चला गया या अदर प्रोसीडिंग में चला गया, अदर प्रोसीडिंग इंक्लूड्स आईबीसी बेटा, तो ऐसे केस में वो रिकवरी प्रोसीडिंग वहीं पे स्टे हो जाएगी, और जब वो अपील का मैटर खत्म हो जाएगा या अदर प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएगी, तब जितना अमाउंट रिकवरेबल होगा, सर जिस स्टेज पे रिकवरी रुकी थी, जिस स्टेज पर रिकवरी स्टे हुआ था, वहीं से रिकवरी वापस से शुरू हो जाएगी सर, फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। क्लियर? तो यहां पे उसी को रेफरेंस देते हुए बोला है क्या कि सर ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट ड्यूज रिड्यूस हो गए हैं, तो ऐसे केस में सर एन इंटीमेशन ऑफ सच रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज हैज टू बी गिवन बाय द कमिश्नर टू द पर्सन एंड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विथ हुम द रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। मतलब कमिश्नर क्या करेंगे साहब, इंटीमेशन देंगे प्रॉपर ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को एंड उस एसएससी को भी कि तुम्हारा गवर्नमेंट ड्यूज का अमाउंट जो 1 करोड़ था वो 60 लाख हो गया है। क्लियर? इंटीमेशन आ गया साहब। फर्दर रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू सच रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। तो सर रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है, 60 लाख का अमाउंट जो बचा है, वहां से रिकवरी प्रोसीडिंग उस 60 लाख के लिए ही शुरू होगी बच्चों। क्लियर? एंड सर यहां पे क्लेरिफाई करके बोला क्या, द वर्ड अदर प्रोसीडिंग्स जो मैंने अभी बताया आपको, अदर प्रोसीडिंग इज नॉट डिफाइंड अंडर द सीजीएसटी एक्ट एज द प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड अंडर आईबीसी also adjudicate the amount of government dues pending under the CGST Act and under the existing laws. Existing law मतलब excise, VAT, etc. service tax against the corporate debtor. The same appear to cover under the term other proceeding under section 84. इसलिए सर IBC के अंदर जो CIRP प्रोसेस के थ्रू जो अमाउंट रिड्यूस हुआ है उसको भी अदर प्रोसीडिंग माना जाएगा, और अदर प्रोसीडिंग्स के केस में अगर अमाउंट रिड्यूस हुआ है तो जो अमाउंट रिड्यूस होकर अमाउंट आया है सर उसी का रिकवरी करेगा डिपार्टमेंट, एंड जो प्रोसीजर सेक्शन नंबर 84 में दे रखा है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर? अकॉर्डिंगली इन केसेस वेयर अ कंफर्म डिमांड फॉर रिकवरी हैज बीन issued by the tax authorities and where the proceedings have been finalized under corporate debtor under IBC, reducing the amount of such statutory dues payable by the corporate debtor to the government under CGST Act or under the existing laws, the jurisdictional commissioner shall issue an intimation reducing the such demand. कमिश्नर क्या करेगा, वापस से रिपीट हो रहा है सर कुल मिला के जो मैं बता चुका हूं, कमिश्नर इंटीमेशन भेजेगा डिपार्टमेंट को, रिकवरी ऑफिसर को, प्लस उस एसएससी को भी कि साहब आपका ये अमाउंट ऑफ रिकवरी रिड्यूस हो गया है, और ऐसे केस में सर रिकवरी प्रोसीडिंग्स क्या होगी सर, फर्दर द रिकवरी प्रोसीडिंग, यहाँ पे वापस रिपीट कर लो सर, फर्दर सच रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू सच रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, कुछ नहीं, सिंपल सा पॉइंट, सिंपल सर्कुलर था, कोई खास बात नहीं था सर। आईबीसी इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड में अगर कोई एसएससी गया है साहब सीआरपी प्रोसेस में, ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट ड्यूज कम हो गए हैं सर एनसीएलटी में, तो ऐसे केस में कमिश्नर विल गिव इंटीमेशन टू दी रिकवरी ऑफिसर एज वेल एज एसएससी कि आपका अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज इतना कम हो गया है और जितना अमाउंट हो गया है उसी का रिकवरी अब होगा, और जिस स्टेज पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स सर स्टे हो गई थी वही से रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी फॉर द रिड्यूस्ड अमाउंट बेटा। दैट्स इट। क्लियर? कोई खास बात नहीं। आओ बच्चों, मैंने बोला ना अमेंडमेंट बहुत कम है सर। और एक बात और देख लीजिए बुक के बीच में क्या लिखा है चैप्टर के खत्म होते वक्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माहौल के साथ सर मस्त होके पढ़िए सर। आइए बच्चों, अपील्स एंड रिवीजन में क्या चेंज हुआ है, क्या अमेंडमेंट हुआ है? कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है सर। अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट था वो अभी भी वही है, पर उसका जो प्रोसीजर उसमें हल्का सा चेंज किया है। अपील जब फाइल करते हो सर, आपको पता है सर, अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को जब आप अपील फाइल करते हो सर, अपीलेट अथॉरिटी को जब आप अपील फाइल करते हो, द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील इज 3 months गिवन टू द एसएससी, और द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील और एप्लीकेशन टू द डिपार्टमेंट इज 6 months। क्लियर? अब इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपील फाइल करना होता है, एसएससी हो या डिपार्टमेंट हो। अब इसका प्रोसीजर जो था उसमें हल्का सा चेंज हुआ है सर।
ऐसा देखा जाए तो ये प्रोसीजर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता एग्जाम्स के लिए, ना एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की अपील फाइलिंग प्रोसीजर, पर वी नेवर नो विच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम्स। क्लियर सर? अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहली बात आप अपील फाइल करोगे इन फॉर्म नंबर जीएसटी APL 01, अपील का फॉर्म नंबर है, वैसे फॉर्म नंबर इतना पूछते नहीं कभी एग्जाम में, विद इन 3 मंथ अगर एसएससी को अपील फाइल करना है तो। क्लियर? अब सर अपील जब फाइल करेगा वो इस फॉर्म में फाइल करेगा, अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी इश्यूड टू द अपीलेट इमीडिएटली बेटा। मतलब आप ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे अपील फाइल करेंगे, अपील के फॉर्म को फिल करेंगे, एंड सर जो अमाउंट है प्रोविजनल, सॉरी अमाउंट क्या सर, अपील नंबर आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इश्यू हो जाएगा जब आपने अपील सबमिट करी। अब क्या होता साहब, अब सुनना, ये प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है और जब तक आपको फाइनल अपील नंबर नहीं मिलता तब तक ये नहीं मानते कि आपकी अपील फाइल हो गई है सर। तो सर विद इन 3 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अपील फाइल करनी है। अपील फाइल करने के लिए ऑनलाइन अपने फॉर्म नंबर जीएसटी APL 01 सबमिट किया, अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया। अब सर द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन मस्ट बी ड्यूली साइंड, ठीक है सर वो तो ओके। अब क्या होता साहब, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो, अब अमेंडेड क्या हुआ सर, प्रोसीजर वो समझना ध्यान से। अभी तो आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला, जब तक फाइनल अपील नंबर नहीं मिलता तब तक नहीं मानेंगे अपील फाइल नहीं हुई बेटा। सर अब जिस ऑर्डर के अगेंस्ट या जिस डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो उसको अगर आपने अपलोड कर दिया ऑन द कॉमन पोर्टल, द ऑर्डर और डिसीजन अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड, सर वो अगर आपने कॉमन पोर्टल पे ही अपलोड कर दिया तो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और फाइनल अपील नंबर आपको मिल जाएगा। और जिस दिन आपको प्रोविजनल नंबर मिला था, ये वाला जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हुआ था, उस दिन ही मान लेंगे कि आपका फाइनल अपील फाइल हो गया था और वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माना जाएगा। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। और सर अपील नंबर shall be issued in form number GST APL 02 by appellate authority or an officer authorized by him in this behalf. अरे हाँ ना भाई, क्लियर सर? एंड द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट shall be considered as the date of filing the appeal. क्लियर? वापस बोलता बेटा मैं, आपने अपील फाइल करी इन फॉर्म नंबर 01 GST APL 01 अपील का APL, क्लियर? उस दिन आपको प्रोविजनल नंबर मिल गया बेटा। अब अगर आपने जिस डिसीजन या ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील फाइल करी वो अगर आपने कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो जिस दिन आपने ओरिजिनल GST APL 01 फाइल करके प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट लिया था ऑनलाइन, उसी दिन मान लेंगे अपील फाइल हुई है और आपको फाइनल अपील नंबर मिल जाएगा इन फॉर्म नंबर GST APL 02। क्लियर? डन। पर अगर आपने कॉमन पोर्टल पे उस डिसीजन या ऑर्डर को अपलोड नहीं किया तो ऐसे केस में आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर और डिसीजन डिपार्टमेंट में उस अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ सबमिट करना पड़ेगा विद इन 7 डेज। और 7 दिन में अगर आपने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर या डिसीजन सबमिट कर दिया तब आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट फाइनल अपील नंबर मिल जाएगा। और जिस दिन आपने अगर 7 दिन के अंदर आपने सबमिट कर दिया तो जिस दिन आपने प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको मिला था उस दिन ही मान लेंगे आपकी अपील फाइल हो गई थी बेटा। पर अगर आपने 7 दिन के अंदर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट नहीं करी और वो अपील या ऑर्डर आपने अपलोड भी नहीं किया था कॉमन पोर्टल पे, अच्छा अपील या ऑर्डर आपने कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो आपको अलग से इसका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। ये सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अपील या सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन आपको अपील अथॉरिटी का सबमिट करने की बात कब आ रही है, जब आपने अपलोड नहीं किया कॉमन पोर्टल पे तभी बात आ रही है। अब सर आपने अगर अपील जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कर रहे हो उस अपील को आपने ऑनलाइन फाइल किया और वहीं पे अगर आपने कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन वहीं पे अपलोड कर दिया होता कॉमन पोर्टल पे तो बात ही खत्म सर। पर वहां पे अपलोड नहीं किया तो 7 दिन में आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तब जाके माना जाएगा कि आपकी अपील फाइल हुई है और 7 दिन में सबमिट करनी पड़ेगी। पर अगर आपने 7 दिन में सबमिट नहीं करी तो ऐसे केस में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर या डिसीजन जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करें वो 7 दिन के बाद अगर आपने सबमिट किया है तो जिस दिन आपने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करी है उस दिन आपको फाइनल अपील नंबर मिलेगा, उस दिन आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और उस दिन मानेंगे आपने अपील फाइल करी है। पर अगर 7 दिन के अंदर अगर आपने सबमिट कर दी होती तो जिस दिन आपने प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको मिला था उस दिन मान लेंगे आपकी अपील फाइल हो गई है। अच्छा ये बात रिलेवेंट कब आएगी, जब आपने अपील जो फाइल करी ना 3 महीने का वक्त है, लास्ट डे जब भागते भागते आपने अपील फाइल करी है, मान लो 3 महीने एक्सपायर हो रहे कल और आपने आज अपील फाइल करी, वहां पे 7 दिन का बहुत बड़ा रिलेवेंस हो जाता है। क्योंकि अगर आपने 7 दिन के अंदर वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी पहुंचा दी डिपार्टमेंट तो जिस दिन आपने
जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला है उस दिन मानेंगे अपील फाइल हुई है। पर अगर आपने 7 दिन के बाद सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करी डिपार्टमेंट अपील अथॉरिटी के पास, तो ऐसे केस में जब आपने सर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करी थी उस दिन आपको फाइनल अपील नंबर मिलेगा, उस दिन मानेंगे कि अपील फाइल हुई। और वो अगर 3 महीने के बाद था तो लग गए बेटा आपने, तो ये मानेंगे अपील टाइम बार हो गई सर। क्लियर। और यही अगर आपने कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया होता तो बात ही खत्म हो जाती। जब प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला उस दिन ही मान लेंगे अपील फाइल हुई बेटा। क्लियर, डन। ये था अमेंडमेंट, कोई खास बात नहीं। क्लियर माहौल सरकार। अच्छा, सेम अमेंडमेंट किया है, सेम प्रोसीजर के लिए अमेंडमेंट किया है। अगर अपील और एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट, सर कमिश्नर होता है डिपार्टमेंट की अपील बेटा, कमिश्नर को लगता है कि कोई ऑर्डर सही पास नहीं हुआ है, प्रॉपर पास नहीं हुआ, तो ऐसे केस में वो डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है, अपने ऑफिसर को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कराओ। अपील फाइल करने का टाइम कितना बेटा? 6 मंथ का टाइम है। अब 6 मंथ में अपील फाइल करना डिपार्टमेंट को। अगेन सर इनके लिए फॉर्म नंबर है क्या? जीएसटी अपील 03। 6 मंथ के अंदर फाइल करना पड़ेगा। जब ये फाइल करेंगे इनको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इश्यू हो जाएगा फ्रॉम द कॉमन पोर्टल। क्लियर। अब सर इमीडिएटली जैसे इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करी अपील वाली, उसमें इमीडिएटली इनको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। सबके केस में ये होता है। अब साहब अगर इन्होंने जिस ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट इनको अपील फाइल करनी है उसको अगर इन्होंने कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया, तो जब आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था उस दिन मान लेंगे कि आपने अपील फाइल कर ली थी और आपको फाइनल अपील नंबर मिल जाएगा। पर अगर सेम पॉइंट के लिए भी अगर इन्होंने वो डिसीजन या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील फाइल करी है वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, तो ऐसे केस में विद इन 7 डेज अपीलेट अथॉरिटी के पास में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन जिसके अगेंस्ट अपील फाइल करी है वो भेजना पड़ेगा। अगर भेज दिया तो जब भेजा है उस दिन इनको फाइनल अपील नंबर मिल जाएगा। पर डेट ऑफ फाइलिंग द अपील मानी जाएगी कब? जब इनको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था उस दिन ही मान लेंगे कि अपील फाइल हो गई थी बेटा। पर अगर यही इन्होंने 7 दिन के अंदर सर 7 दिन के अंदर इन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन नहीं भेजा वहां पे डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो ऐसे केस में सर जब ये सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करेंगे उस दिन मानेंगे अपील फाइल हुआ है और उस दिन इनको फाइनल अपील नंबर मिलेगा बच्चों। क्लियर। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। क्लियर। कोई खास अमेंडमेंट नहीं था, कोई टफ पॉइंट नहीं था बेटा। अच्छा अब सर ये तो हो गया क्या अपील फाइल करते वक्त क्या चेंज हुआ उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब बात आती है क्या, एक नया सेक्शन, एक नया रूल ऐड किया है, रूल नंबर 109C। एक नया रूल ऐड किया है 109C। वो बोलता है क्या, विड्रॉल ऑफ द अपील। अब साहब डिपार्टमेंट हो या एसएससी हो, जो भी अपीलेंट है जिसने अपील फाइल करी है, अब साहब उसको लगता नहीं यार अपील अब मेरे को विड्रॉ करनी है, अपील नहीं फाइल करनी है। अच्छा कारण क्या हो सकता है? हो सकता है उसने जो अपील फाइल करी उसमें कोई गलती हो गई साहब। हो सकता है उसने अपील गलत फाइल कर दी सर। अब उसको लगता है नहीं मेरे को तो नए सिरे से वापस अपील फाइल करनी है, तो ऐसे केस में क्या वो विड्रॉ कर सकता है क्या? तो यहां पे रूल नंबर 109C इंसर्ट करके डिपार्टमेंट बोला है कि यस फाइनल अपील नंबर मिलने से पहले, मतलब फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले अपीलेंट चाहे तो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है, एप्लीकेशन ऑफ अपील को विड्रॉ कर सकता है। सर पढ़ो इसको फर्स्ट पॉइंट को। द अपीलेंट में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 10711 whichever is earlier in respect of any appeal filed in form number APL 01 या APL 03। 01 में तो फाइल करता है एसएससी, 03 में फाइल करता है डिपार्टमेंट। फाइल एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ दिस सेड अपील बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर जीएसटी APL 01W या 03W बेटा। एसएससी ने फाइल करी तो APL 01W और डिपार्टमेंट फाइल करी तो APL 03W इज द फॉर्म नंबर टू विड्रॉ द एप्लीकेशन फॉर टू विड्रॉ द अपील। अच्छा अब सुनना बात को ध्यान से। मैंने आपको जो बोला था ये बोला था अगर प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला है, फाइनल अपील नंबर नहीं मिली है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। ऐसे केस में डिपार्टमेंट के अपीलेट अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत ही नहीं होगी। पर अगर फाइनल अपील नंबर मिल गया था आपको, तो यहां पे लिखा है वो बात जो मैंने पहले बोल दी आपको। अगर आपको फाइनल अपील नंबर मिल गया है तो अप्रूवल चाहिएगा अपीलेट अथॉरिटी का और वो ऑर्डर पास करेगा विड्रॉल का। अगर उसको लगता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो और विद इन 7 डेज वो ऑर्डर पास कर देगा बच्चों। क्लियर। एक बार पढ़ो इसको, फिर मैं पॉइंट नंबर 1 पे वापस आ रहा हूं बेटा। However, where final acknowledgement in form number APL 02 has been issued, the withdrawal of the said appeal would be subject to approval of the appellate authority। अगर आपने केवल प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला उसी टाइम पे, उसके फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिला ही नहीं और उससे पहले आप विड्रॉ करो तो कोई तकलीफ नहीं सर, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए बेटा। अदरवाइज अप्रूवल चाहिए अपीलेट अथॉरिटी की। एंड सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ अपील शैल बी डिसाइडेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। 7 दिन के अंदर वो डिसाइड करेगा अपीलेट अथॉरिटी कि इस अपील को विड्रॉ करना है कि नहीं करना है बेटा। क्लियर। पर अगर
फाइनल अपील नंबर मिला ही नहीं, उससे पहले आप विड्रॉ करो तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है सर। अच्छा, अब सेकंड बात, अब मान लो आपको फाइनल अपील नंबर मिल गया था, उसके बाद आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया। अब प्रॉपर ऑफिसर सॉरी अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगा 7 दिन के अंदर ये अपील विड्रॉ करनी की नहीं करनी है। पर अगर मान लो आपने अपील फाइल कर ली, हियरिंग वगैरह सब हो गया सर, और अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, या अपीलेट अथॉरिटी ने सर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इंक्रीज हो रहा होता है कभी एसएससी के लिए, या अमाउंट ऑफ रिफंड कम हो रहा होता है, या आईटीसी डिसअलाउ हो रहा होता है, तो मतलब एक तरह से एसएससी के अगेंस्ट हुआ और लायबिलिटी बढ़ रही है एसएससी के अगेंस्ट, तो वो अपीलेट अथॉरिटी क्या करता है, उस एसएससी को शो कॉज नोटिस सर्व करता है बेटा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ साहब, मतलब अपीलेट अथॉरिटी अपना पूरा काम कर चुका है लगभग, उसने पूरा मैटर समझ लिया है, देख लिया है, अपना ऑर्डर पास कर दिया, या अगर लायबिलिटी एनहांस हो रही है एसएससी की तो उसको शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया, और अब आप आके बोलते हो क्या मेरे को तो अपील विड्रॉ करनी है, ना हो पाएगा। इसलिए इस फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है बेटा, द अपीलेंट में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 107 सबसेक्शन 11 व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब अपीलेट अथॉरिटी ने अगर शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया या ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद आप अपील को विड्रॉ नहीं करवा सकते, उसको अपीलेट आप विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? फाइल करी भी तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी सर। क्लियर? शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले या ऑर्डर पास होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा मालिक, अपील को विड्रॉ करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब सर अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल गया था आपको, अपील नंबर मिल गई थी, तो 7 डेज के अंदर अपील अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि अपील को विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। अगर उसने विड्रॉ कर दिया तो सर कार्यक्रम हो जाएगा साहब, नहीं किया तो बात खत्म। क्लियर? और प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला है, फाइनल अपील नंबर तो मिला ही नहीं है, तो उससे पहले तो विड्रॉ करो, किससे पूछने की जरूरत ही नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत भी नहीं सर। क्लियर? अब मान लो आपकी अपील विड्रॉ हो गई है, क्लियर? अब आपको फ्रेश अपील फाइल करनी है, तो यस आप फाइल कर सकते हो, पर फ्रेश अपील फाइल करने के लिए टाइम कितना था बेटा, 3 मंथ का अपील एसएससी के केस में, और डिपार्टमेंट केस में 6 मंथ का टाइम था बेटा। अच्छा, कब से? वो ओरिजिनल जब ऑर्डर या डिसीजन पास हुआ था वहां से 3 मंथ या 6 मंथ बेटा। आपने कब विड्रॉ किया उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपने एक बार अपील फाइल कर दी फिर उसको विड्रॉ कर लिया, कोई मतलब नहीं है। ओरिजिनल ऑर्डर जो पास हुआ था या ओरिजिनल डिसीजन जो पास हुआ था वहीं से 3 मंथ के अंदर अपील फाइल करनी होगी आपको बेटा, अगर वापस से फाइल करनी तो टाइम लिमिट वहीं से काउंट किया जाएगा ओरिजिनल ऑर्डर के वहां से, और डिपार्टमेंट के केस में 6 मंथ बेटा। क्लियर? ये यहां लिखा है। फर्दर एनी फ्रेश अपील फाइल्ड बाय द अपीलेंट परसुएंट टू सच विड्रॉल शैल बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 107, that is 3 month in case of assessee and 6 month in case of department. Clear? Done. इसी के साथ ये रूल नंबर 109C भी खत्म होता है। अब आई होप समझ में आया, कोई खास बात नहीं थी, कोई टफ बात नहीं थी। वापस रिपीट कर देता बच्चा में, अगर आपने अपील फाइल करी है, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, आपको अपील विड्रॉ करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। पर अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है तो ऐसे केस में 7 दिन के ऐसे केस में अप्रूवल चाहिएगा अपीलेट अथॉरिटी का, वो 7 दिन में डिसाइड करेगा कि अपील विड्रॉ करना है कि नहीं करना। पर अगर अपीलेट अथॉरिटी ने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया या शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके बाद तो कभी भी अपील विड्रॉ नहीं हो सकती है। अच्छा, अगर अपील विड्रॉ हो गई, अब आपको फ्रेश अपील फाइल करनी है, तो ऐसे केस में फ्रेश अपील आप फाइल कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या, वो 3 मंथ एक्सपायर नहीं होने चाहिए या 6 मंथ एक्सपायर नहीं होने चाहिए ओरिजिनल ऑर्डर पास होने से बेटा। क्लियर? माहौल, भारत माता की जय, खत्म। आओ मालिक सर, लास्ट अमेंडमेंट जीएसटी का सर, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स सेक्शन नंबर 171 आपने सुना होगा। यहां पर डिपार्टमेंट ने नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, एक बॉडी जो एंटी प्रॉफिटिंग के केसेस को मॉनिटर करेंगे, उसको गवर्न करेंगे। पर सर अब इस अथॉरिटी को विड्रॉ करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ही सर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि वो ही अब इन केसेस को देखेंगे, दैट्स इट, और कोई अमेंडमेंट नहीं है। पढ़ लो एक बार बेटा। अच्छा, एंटी प्रॉफिटिंग क्या होता है बेटा, अगर कभी भी रेट ऑफ टैक्स कम हुआ है या किसी केस में आईटीसी नहीं मिलता था, अभी अलाउ किया है, तो जो कॉस्टिंग कम हुई है एसएससी की, उतना कमेंसरेट प्राइस कम करके कस्टमर से लेगा, मतलब उतना बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन होना चाहिए। अगर वो कस्टमर को पास ऑन नहीं कर रहा, मतलब खुद एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख रहा, तो इसके लिए एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बेटा। क्लियर? द सेंट्रल गवर्नमेंट had constituted National Anti-Profiting Authority NAA for this purpose, but NAA ceased to exist with effect from 1st of December 2022, मतलब 2022, 1 दिसंबर 2022 से नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का वर्किंग खत्म कर दिया, उसको सीज, उसका कार्यक्रम खत्म कर दिया सर, उसका कार्यकाल खत्म हो गया साहब। पर गवर्नमेंट ने सर
क्या किया? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैज एम्पावर्ड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 71 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इसी को ऑथराइज कर दिया सर, इसी को नोटिफाई कर दिया और बोल दिया क्या? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या करेगा? एग्जामिन करेगा वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और द रिडक्शन इन द टैक्स रेट हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड बाय हिम। मतलब कुल मिला के एंटी प्रोविडेंट को मेजर कौन करेगा बच्चा? एंटी प्रोविडेंट का कार्यक्रम कौन करेगा सर? इसको कंट्रोल कौन करेगा सर? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा सर। क्लियर? डन। और कोई अमेंडमेंट नहीं था इसके अंदर बच्चा। अच्छा, पहले यह लिखा था ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी, इसका नाम चेंज कर दिया क्या? ड्यूटी नहीं, उसके फंक्शंस है, वो क्या काम करेगा वो है। रूल नंबर 127 का हेडिंग चेंज किया, फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, बाकी अंदर कंटेंट में कोई चेंज नहीं सर। क्लियर? डन। अच्छा, एक और मैंने इलस्ट्रेशन दे रखा था एंटी प्रोविडेंट के लिए, उस इलस्ट्रेशन में नेशनल एंटी प्रोविडेंट अथॉरिटी नाम लिखा था, तो चेंज करके मैंने क्या कर दिया सर? द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कर दिया। आप अपने बुक के अंदर भी चेंज कर दीजिएगा सर। क्लियर? डन। इसी के साथ जीएसटी के अमेंडमेंट सारे खत्म होते हैं अब। और सर कस्टम्स के अंदर केवल एक अमेंडमेंट है सर, सर केवल एक अमेंडमेंट है, देख लीजिए सर उसको भी सर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपको पता है कस्टम्स में भी कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही टैक्स पे होना है, ड्यूटी टैक्स इंटरेस्ट। हाँ है ना भाई? क्लियर? कस्टम जैसे जीएसटी के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जीएसटी पोर्टल के थ्रू, वैसे ही आइस गेट पोर्टल के थ्रू कस्टम का पेमेंट भी ऑनलाइन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वहां पे भी मेंटेन किया जाएगा। अब वहां पे क्या लिखा है सर? पढ़ना। द सीबीआईसी हैज exempted the deposits pertaining to all classes of persons and all category of goods from the provisions of section number 51 from 1st June 22 till 31st March 2023। since कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के सिस्टम को 31 मार्च 2023 तक एग्जाम कर दिया था बेटा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के प्रोविजन को लेके तो आए थे, सेक्शन में 51A को इंसर्ट तो कर दिया था, पर 31 मार्च 23 तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया था। पर 1 अप्रैल से सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि जो भी कस्टम का पेमेंट करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो कस्टम के कॉमन पोर्टल मतलब आइस गेट पे जो मेंटेन होगा उसी के थ्रू पे करेगा। जैसा सिस्टम जीएसटी में वैसे यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर दिया 1 अप्रैल 23 से। पर सर्टेन स्पेसिफाइड डिपॉजिट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। वो कौन कौन से, वो पढ़ो सर। द सीबीआईसी हैज एग्जेम्प्टेड। अच्छा पहले बता दूं क्या सर? पहली बात तो अगर आप बैगेज लेके आ रहे हो, आप सोचिए सर आउट ऑफ इंडिया आप घूमने फिरने गए, आप आ रहे हो, आपके पास जो बैगेज है उसमें जैसे 50,000 या 15,000 तक का तो एग्जामिशन नहीं है, उससे एक्स्ट्रा आप लेके आ रहे हो तो कस्टम लगता है बेटा। तो क्या वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करोगे क्या? आपके रेगुलर हो क्या कस्टम के अंदर? नहीं ना, आपका कोई आईईसी कोड तो है नहीं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। तो ऐसे केस में बोल दिया है क्या आपको अनअकाउंटेड बैगेज के केस में जो कस्टम पे करना है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करने की जरूरत नहीं सर। अच्छा आप किसी ऐसे पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो जहां पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम अभी तक इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं साहब। क्लियर सर? एक इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल के लिए एग्जामिशन दिया था पर वो भी विड्रॉ हो चुका है बच्चों। क्लियर? इस तरह के अमाउंट को क्या किया बेटा इन्होंने एग्जाम किया सर। क्लियर? पढ़ो सर। द सीबीआईसी हैज एग्जेम्प्टेड फॉलोइंग डिपॉजिट्स from all of the provisions of section number 51A that is exempted from provisions of payment through electronic cash ledger. First, deposits with respect to goods imported or exported in customs station where customs automated system is not in place. यहाँ पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम है ही नहीं, वहाँ कस्टम ऑफिसर ऑनलाइन काम कर ही नहीं रहा साहब, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कैसे हो पाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट नहीं हो पाएगा सर। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तो हो पाएगा पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट नहीं होगा सर। Deposits with respect to goods imported or exported in international courier terminals. इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल के थ्रू अगर आप गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे भी जो कस्टम का अमाउंट लगता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करने की जरूरत नहीं। पर दिस वाज एप्लीकेबल ओनली टिल 30 जून 2023, मतलब 30 जून 2023 तक ही एग्जम्पशन था इंटरनेशनल कुरियर के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। मतलब ये हो गया इन अदर वर्ड्स पेमेंट रिलेटिंग टू कुरियर शिपमेंट्स would be required to be done through electronic cash ledger only from 1st July 23 onwards। तो 1 जुलाई 23 से तो इंटरनेशनल कुरियर से भी अगर आप कुरियर शिपमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर कस्टम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। पर 30 जून तक वो एग्जाम था। देन डिपॉजिट्स विद रेस्पेक्ट टू अकम्पनीड बैगेज। बेटा बैगेज आप लेके आ रहे हो कस्टम लगना तो वहां जैसे भी पे करना करिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जरूरत नहीं है बेटा। और हाँ बाकी बोल दिया क्या, बाकी सारे डिपॉजिट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लगेगा। अब देखो सर एक बार ये पॉइंट नंबर 4 का ड्राफ्टिंग समझना बेटा। डिपॉजिट्स अदर देन दोज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ
सर मतलब ये 4 केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अप्लाई होगा, इसके अलावा और भी कोई पेमेंट अगर कस्टम का है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नहीं चाहिए सर। तो इन 4 के केस में कंपलसरी एक तरह से बेटा, क्या क्या कंपलसरी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करना कंपलसरी इन केस में। कौन कौन से केस बेटा देखो ध्यान से, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग सेसेज, सरचार्जेस लेविड एज ड्यूटीज ऑफ कस्टम, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह सब कुछ, IGST 37, GST कंपनसेशन सेस 39, इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द कस्टम्स एक्ट और कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो सर ध्यान दीजिएगा बेटा, कोई भी ड्यूटी ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सेसेज, सरचार्जेस 37, 39, इंटरेस्ट पेनल्टी फी एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द कस्टम्स एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट, इन सब को अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना होगा। इनके अलावा और कोई पेमेंट है तो सर उस पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नहीं लगाएंगे, पर इन पे तो लगाएंगे। पर इनमें भी कस्टम ड्यूटी का अमाउंट जो आ रहा है उसमें जो बैगेज होता है, बैगेज अकम्पनीड बैगेज, उस पे कस्टम जो पे करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप इंपोर्ट करो ऐसे किसी पोर्ट से, ऐसे किसी कस्टम स्टेशन से जहां पर सर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लगाने की जरूरत नहीं, वहां से पेमेंट करने की जरूरत नहीं। और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल के थ्रू अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और वहां कस्टम लग रहा है तो 30 जून 23 तक एग्जम्पशन था, क्लियर। अदरवाइज हमेशा सारे अमाउंट ऑफ कस्टम्स, भले बेसिक कस्टम ड्यूटी हो, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स हो, सेसेस हो, सरचार्जेस हो, 37 हो, 39 हो, इंटरेस्ट पेनल्टी अदर अमाउंट पेएबल हो, वो सब आपको कैश लेजर के थ्रू ही पे करने हैं। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब क्लियर, डन, इसी के साथ ये सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब अच्छा एक बात और सर, ये भारत माता की जय, अच्छा ये रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डवेलिंग का पॉइंट मैंने पेज यहाँ पे इंसर्ट किया, आपको रेस्पेक्टिव पॉइंट पे मिल गया होगा, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ओके सरकार, एक बात और जो आपसे शेयर करनी है मेरे को सर, जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 2023 में है, सिंस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नया आ गया है, पर सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो नया इंप्लीमेंट हो गया है इसका कंटेंट, सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूरा एप्लीकेबल नहीं होता, सेलेक्टेड कंटेंट ही आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल होता है, पर वो सिलेबस में कितना कंटेंट एप्लीकेबल होगा अब तक आईसीए ने पब्लिश नहीं किया है। सर सिंस वो अब तक पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए मैंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो न्यू एप्लीकेबल होगा नवंबर 23 के लिए, वो अभी तक आपको मैंने नहीं दिया है यूट्यूब के थ्रू, क्लियर। जैसे ही नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कंटेंट आईसीए स्पेसिफाई कर देगा कि यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एप्लीकेबल होगी आपके लिए, तो उसका भी लेक्चर मैं आपको अलग से दे दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर हाँ सर, आपने देखा होगा हमने सारे अमेंडमेंट जीएसटी के पढ़ लिए, हमने सारे तो क्या एक ही अमेंडमेंट था कस्टम का, वो भी हमने पढ़ लिया, मतलब देखा था तो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने सारे अमेंडमेंट कवर कर लिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग, मैंने ये बात लास्ट लेक्चर में बोली, वापस बोलता था बेटा मैं, सर हम सोचते अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूँ आपका टाइम आ गया है, लगा दो अपना पूरा दम, कर हर मैदान फतेह, क्योंकि सर फतेह अगर आपकी कर सकते हो तो वो आप ही कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, दुनिया आपकी हेल्प कर सकती है, पर सर आपको जीत आपकी आप ही दिला सकते हो, क्लियर। सो ऑल द बेस्ट, लगा दो अपना पूरा दम सर, स्टे पॉजिटिव, माहौल बनाओ अपना, खुश होके पढ़ो, पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, एंड सर ऑल द बेस्ट, आर ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू, हमारी सारी विशेष आपके लिए, हम सब आपके साथ है, एंटायर आपके आसपास जो भी एनवायरमेंट उसको पॉजिटिव बना के रखो, अपना माइंड कूल रखो और मस्त होके पढ़ो। ऑल द बेस्ट, माहौल, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।